हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई तो एकदम मस्त चल ही रही होगी। थोड़ा सा एक दो दिन का वीडियो को लाने में गैप दे दिया, लेकिन पिछली जो दो क्लास हुई थी मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ढंग से आपका बेसिक क्लियर हुआ होगा। और तीन चार वीडियो के अंदर अपना जो प्राचीन काल वाला टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार जो दो दिन का पढ़ा मैं थोड़ा फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूँ, आपको लगेगा हाँ सर थोड़ा बहुत ठीक है, आपने रिवाइज करा दिया। राजस्थान के इतिहास के अंदर प्राचीन काल के अंदर मैं प्राचीन काल आपको पढ़ा रहा था। और प्राचीन काल के अंदर आपको पता हो तो राजस्थान के पुरातात्विक स्थल ये मैं आपको पढ़ा रहा था। राजस्थान के पुरातात्विक स्थल हम लोग पढ़ रहे थे। पुरातात्विक स्थल के अंदर मैंने आपको बताया कि इतिहास को जानने के दो स्रोत होते हैं। पहला स्रोत मैंने आपको बताया था साहित्यिक स्रोत। पहला स्रोत कौन सा बताया था? साहित्यिक स्रोत। दूसरा स्रोत मैंने आपको बताया था पुरातात्विक स्रोत। दूसरा स्रोत कौन सा बताया था? पुरातात्विक स्रोत। फिर मैंने बताया कि यार साहित्यिक स्रोत का सीधा मतलब होता है कि वो स्रोत जो हमें किसी भाषा के रूप में प्राप्त होता है, वो स्रोत जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होता है, उन्हें तो कहा जाता है अपने साहित्यिक स्रोत। और वो स्रोत जिनकी जानकारी एएसआई के द्वारा दी जाती है। एएसआई का मतलब होता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना 1861 के अंदर अपने अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का व्यक्ति करके जाता है। इतनी जानकारी मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इतिहास के तीन भाग होते हैं। इतिहास के कितने भाग मैंने आपको बताया कि भाई इतिहास के अपने तीन भाग होते हैं। पहला भाग जो मैंने आपको बताया था वो बताया था प्राक ऐतिहासिक। पहला भाग कौन सा बताया था मैंने आपको? प्राक ऐतिहासिक। और प्राक ऐतिहासिक के बाद मैंने दूसरा भाग आपको बताया था आद्य ऐतिहासिक। दूसरा भाग कौन सा बताया था अपने? दूसरा भाग मैंने आपको बताया था आद्य ऐतिहासिक। और आद्य ऐतिहासिक के बाद मैंने आपको बताया था ऐतिहासिक। ये तो अपने इतिहास के तीन भाग होते हैं। कभी कोई आपसे पूछे कि भाई पुरातात्विक स्थल को जब वर्गीकरण के रूप में बांटते हैं, पढ़ते हैं, तो इतिहास के कितने भाग बताए जाते हैं? बोलो तीन भाग बताए जाते हैं, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। फिर मैंने आपको बताया था कि यार अपने जो प्राक ऐतिहासिक वाला भाग है, इस प्राक ऐतिहासिक तीन भागों में बांटा गया है। पहला मैंने आपको लिखाया था पाषाण काल। पहला मैंने कौन सा लिखाया था? पाषाण काल। अगला मैंने ताम्र पाषाण काल। दूसरा भाग कौन सा लिखाया था मैंने आपको? ताम्र पाषाण काल। अच्छा, ताम्र पाषाण काल के बाद मैंने आपको पढ़ाया था महापाषाण काल। महापाषाण काल का मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई महापाषाण काल जब दक्षिण भारत में जो पत्थर की मूर्तियां हैं, जो प्राचीन काल की पत्थर की मूर्तियां हैं, अपने साउथ इंडिया के अंदर केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, वहां जो अपने पत्थर की मूर्तियां हैं उनको अपने महापाषाण काल कहा जाता है। जब आद्य ऐतिहासिक की बात में कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भाई हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड था उसको अपने आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता के राजस्थान में दो केंद्र थे। राजस्थान में कितने केंद्र थे हड़प्पा सभ्यता के? दो केंद्र थे। पहला केंद्र जो था वो था अपने कालीबंगा। पहला केंद्र कौन सा था? कालीबंगा, जो कि अपने हनुमानगढ़ के अंदर है। पहला केंद्र कहां पे? अपने हनुमानगढ़ में। और हड़प्पा सभ्यता का दूसरा केंद्र है सोथी। दूसरा केंद्र कौन सा भी? अपने सोथी, जो कि अपने बीकानेर के अंदर है। सोथी का सिंपल सा मतलब होता है बीकानेर की जो आसपास की सभ्यता है। मैं कहूं कि यार बीकानेर के उत्तर में कोई सभ्यता है, दक्षिण में कोई सभ्यता है, पूर्व में कोई सभ्यता है, पश्चिम में कोई सभ्यता है, तो बीकानेर की जो आसपास की सभ्यताएं होती है उनको अपने सोती सभ्यता कहा जाता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि सोती सभ्यता का मतलब क्या होता है, आप बेझिझक बता देना कि भाई बीकानेर के आसपास की जो सभ्यताएं होती है उन्हें सोती सभ्यता कहा जाता है। दूसरा भाग कंप्लीट। तीसरा भाग के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऐतिहासिक के अंदर अपना एक केंद्र आता था बैराट। पहले अपने जयपुर के अंदर आता था, लेकिन अब मैं बात करूं तो कोटपुतली बहरोड हम लोग कह सकते हैं। कोटपुतली बहरोड में आप कह सकता हूं। तो इतिहास के तीन भाग मैंने आपको बताए। प्राक ऐतिहासिक मैंने आपको बताया, आद्य ऐतिहासिक मैंने आपको बताया, ऐतिहासिक मैंने आपको बताया। प्राक ऐतिहासिक के तीन भाग मैंने आपको बताए थे, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, महापाषाण काल। पाषाण काल अपने आप में तीन भागों में बटा हुआ है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ताम्र पाषाण काल के दो भाग मैंने आपको बताए थे, आहार बनास संस्कृति, गणेश और जोधपुरा संस्कृति। वही महापाषाण काल का मतलब होता है कि भाई दक्षिण भारत में पत्थर की मूर्तियों को महापाषाण काल कहा जाता है। फिर दूसरा भाग मैंने आपको बताया इतिहास का आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड था, हड़प्पा सभ्यता का जो एक तरह से मैं कहूं तो जो समय और काल जो स्थिति हुआ करती थी उसको अपने हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक वाला टाइम पीरियड कहा गया। हड़प्पा सभ्यता के राजस्थान में दो केंद्र मैंने आपको लिखाए थे, कालीबंगा जो हनुमानगढ़ के अंदर है, सोती जो अपने बीकानेर के अंदर है। इतिहास का तीसरा भाग मैंने आपको लिखा है ऐतिहासिक, जिसका नाम है बैराट। और बैराट अपने पहले जयपुर में था, लेकिन जब से जिले चेंज हुए ये अपने कम से कम 80-85 किलोमीटर दूर अपने कोटपुतली बहरोड के अंदर ये चीज ऐड हो गई। उसके बाद ये क्या हो गया?
ये सही हो गया भाई। उसके बाद मैंने आपको लिखाया था कि पाषाण काल हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पाषाण काल के अंदर मैंने आपको कुछ चीजें लिखाई थी कि भाई पाषाण काल अपने आप में 3 भागों के अंदर बटा हुआ है। एक मैंने आपको लिखाया था पूरा पाषाण काल, एक मैंने कौन सा लिखाया था आपको, पूरा पाषाण काल। उसके बाद एक मैंने आपको लिखाया था अपने मध्य पाषाण काल। एक कौन सा लिखाया था भाई, एक मैंने आपको लिखाया था मध्य पाषाण काल। और इसका तीसरा भाग मैंने आपको लिखाया था नव पाषाण काल। तो मैंने सबसे पहले शुरू किया था पूरा पाषाण काल। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था आपको पढ़ाया था, अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा तो। और पूरा पाषाण काल को मैंने आपको बताया था कि इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, एक अपने मध्य पूरा पाषाण काल, एक अपने उच्च पूरा पाषाण काल। पूरी कंप्लीट बात मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एएसआई के बारे में आपको बता रहा था कि भाई एएसआई के अंदर खूब सारी जानकारी थी कि 1861 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना अपने अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक बंदा है उसके द्वारा की गई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई 1888 से लेके 1902 तक इसे बंद रखा गया था। फिर मैंने आपको बताया कि 1902 के अंदर एक जॉन मार्शल नाम का बंदा था, उसने इसको पुनः जिंदा कर दिया था। फिर मैंने योगदान के बारे में कुछ बातें बताई थी। ये पूरा का पूरा कंप्लीट हम लोग ने पढ़ लिया था। अब वापस मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या मैंने आपको सारी बातें पढ़ाई पहले दिन से लेके 2 क्लास अपनी हिस्ट्री को लेके हुई। तो दोनों क्लासों में क्या पढ़ाया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भी राजस्थान के अंदर हम लोग प्राचीन काल पढ़ रहे थे। प्राचीन काल के अंदर पहला टॉपिक था राजस्थान के पुरातात्विक स्थल। फिर मैंने आपको बताया कि इतिहास की जानकारी हमें 2 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला स्रोत आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का सिंपल सा मतलब होता है कि वो एविडेंस, वो स्रोत जो लिखित रूप में प्राप्त होते हैं। उसके बाद मैंने बताया पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्रोत की जानकारी अपन को एएसआई जिसको बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा दी जाती है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई इतिहास के 3 भाग होते हैं। पहला मैंने आपको बताया था प्राक-ऐतिहासिक। प्राक-ऐतिहासिक अपने आप में 3 भागों में बटा हुआ है, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, महापाषाण काल। आद्य-ऐतिहासिक का मतलब होता है कि भी हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड था उसको अपने आद्य-ऐतिहासिक काल कहा गया था। आद्य-ऐतिहासिक के अंदर हड़प्पा सभ्यता अपने आप में 2 भागों में बटा हुआ है, कालीबंगा और सोती। कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, सोती अपने बीकानेर के अंदर है। उसके बाद मैंने कहा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का मतलब होता है बैराट। बैराट पहले तो जयपुर के अंदर था, वर्तमान में अपने कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि भी पाषाण काल हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि प्राक ऐतिहासिक के अंदर पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, महापाषाण काल। तो पाषाण काल के अंदर मैंने बताया यार पाषाण काल अपने आप में 3 भागों में बटा हुआ है। पहला मैंने आपको बताया पूरा पाषाण काल, फिर मैंने आपको बताया मध्य पाषाण काल, फिर मैंने आपको बताया नव पाषाण काल। और पहला हम लोग शुरू कर रहे थे पूरा पाषाण, जिसमें हम लोगों ने निम्न पूरा पाषाण के अंदर कौन कौन से स्थान आते हैं, जैसे डीडवाना है, जायल है, सोनीत अपने चित्तौड़ के अंदर है, मोगरा पठार अपने जोधपुर के अंदर स्थित है, सिंगी तालाब अपने अमरपुरा में है। फिर मैंने आपको बताया मध्यपुरा पाषाण काल के अंदर कि भाई पोखरा बरीगानी है, डीडवाना है, लूनी नदी क्षेत्र है, गंभीर नदी क्षेत्र है, जैसलमेर है। फिर उच्चपुरा पाषाण काल के अंदर मैंने आपको लिखा है कि अपने कोटा के अंदर के स्थान पड़ता है आलनिया, अलवर में के स्थान पड़ता है हरसोरा, सीकर में के स्थान पड़ता है सोहनपुरा, चंबल नदी क्षेत्र है, अजमेर के अंदर के स्थान पड़ता है बुड्ढा पुष्कर। तो यही सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। मतलब पूरा पाषाण काल मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण। अब क्या पढ़ेंगे भाई, मध्य पाषाण काल में आपको पढ़ाऊंगा। तो हेडिंग मध्य पाषाण काल। अब हेडिंग डालोगे भाई। अच्छा वापिस ध्यान देना, कहीं सोचोगे सर पूरा पाषाण काल के अंदर 3 आपने बताए, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो कहीं आप मध्य पूरा पाषाण समझ लो। पूरा पाषाण के तो कंप्लीट कर दिया, पूरा पाषाण काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। तो हेडिंग डालो मध्य पाषाण काल। अब क्या हेडिंग डालोगे भी अपने मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। अच्छा मध्य पाषाण काल की मैं अगर बात बताऊं तो यहाँ थोड़ा सा देखना, मैंने बताया निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। एंड में कौन आ रहा है, उच्च पूरा पाषाण काल। तो जो अपने इतिहासकार है वो मानते हैं कि यार मध्य पूरा पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल की जो शुरुआत है, मध्य पाषाण काल का आरंभ अपने उच्च पूरा पाषाण काल के बाद माना जाता है। कभी कोई एग्जामिनर आपसे पूछे कि भाई मध्य पाषाण काल का आरंभ कब माना जाता है, तो आप बताना कि मध्य पाषाण काल का आरंभ अपने उच्च पूरा पाषाण काल के बाद माना जाता है। कब माना जाता है भाई, उच्च पूरा पाषाण काल के बाद अपने मध्य पाषाण काल का आरंभ माना जाता है। तो ये चीज आप इसके अंदर नोट कर लो कि भाई उच्च पूरा पाषाण काल के बाद
उच्च पुरापाषाण काल के बाद, कौन से काल के बाद भाई? उच्च पुरापाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल का आरंभ माना जाता है, के बाद अपने मध्य पाषाण काल का आरंभ माना जाता है, मध्य पाषाण काल का आरंभ माना जाता है। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा कि भाई मध्य पाषाण काल का आरंभ किस काल के बाद माना जाता है? तो आप याद रखना कि मध्य पाषाण काल का आरंभ अपने उच्च पुरापाषाण काल के बाद माना जाता है। मेरे को लगता है कि यार क्लास में अगर कोई विद्यार्थी ढंग से पढ़े ना, क्लास में कोई विद्यार्थी टीचर को ध्यान से सुने, अपना ध्यान केवल क्लास में केंद्रित करके रखे, तो मुझे लगता है कि चीजें क्लास में याद हो जाएंगी। मैं जब कोचिंग करता तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई दिन नहीं था जब मेरे को 6 घंटे की कोचिंग के बाद में घर पे 12 घंटे नोट्स याद करने में टाइम दिया हो। अधिक टाइम मेरा रिवीजन में जाता था। वो विद्यार्थी किस काम का, वो कोचिंग किस काम की, जो हमको क्लास में याद ना कर पाए। वो टीचर तो पूरा फोकस करता है कि यार आपको क्लास में ही चीजें याद कराए, लेकिन सबसे बड़ा फोकस स्टूडेंट का होता है। आप जब क्लास में टीचर को ध्यान से सुनते हो, ध्यान से पढ़ते हो, तो मैं गारंटी कह सकता हूँ क्लास में ही चीजें याद हो जाएंगी। और लॉन्ग टर्म देखो, दिमाग के अंदर दो मेमोरी होती है, एक तो होती है शॉर्ट मेमोरी, एक होती है लॉन्ग मेमोरी। शॉर्ट मेमोरी का मतलब होता है तुम लोगों ने सुबह पढ़ा, उसके बाद 2-3 दिन बाद पढ़ा, तो वो तुम्हारे दिमाग के शॉर्ट मेमोरी फीड रहेगी, 2-3 दिन बाद वो चीज डिलीट हो जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई भी टॉपिक हमें जब याद रहता है, सुबह पढ़ा, दोपहर में उसका रिवीजन किया, शाम को उसका रिवीजन किया, सुबह उठते ही अलग पलक मार के कोई काम ही मत करो, सुबह उठते ही तुम लोगों ने जो कल का पढ़ा उसको पूरा रिवाइज किया, उसको तो बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजों को डालना। ठीक है, तो चीजें आप ढंग से याद किया करो, बार बार रिवाइज किया करो, सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो उच्च पुरापाषाण काल के बाद अपने मध्य पाषाण का आरंभ माना जाता है। अच्छा, मैं थोड़ा और देखा तो ऐसा कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस शब्द का नाम है माइक्रोलिथिक। उस शब्द का नाम क्या है? माइक्रोलिथिक। अच्छा, इस माइक्रोलिथिक जो शब्द मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसको देख के थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि सर माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रो का मतलब होता है छोटे छोटे उपकरण, कि भाई मध्य पाषाण काल से जो हमको उपकरण प्राप्त होता है वो बहुत छोटे छोटे प्राप्त होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे प्राप्त होते हैं। तो मध्य पाषाण काल के जो उपकरण है वो बहुत छोटे छोटे प्राप्त होता है। कभी एग्जाम के अंदर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई मध्य पाषाण काल के उपकरण हमें किस स्थिति में प्राप्त होते हैं, नीचे आपको ऑप्शन देंगे कि माइक्रोलिथिक है, या फिर अपने जो भी सारे ऑप्शन देंगे उसमें से आपको एक ऑप्शन याद रखना है, माइक्रोलिथिक। और माइक्रोलिथिक होता है कि भाई छोटे छोटे उपकरण हमें मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए थे। प्याली ले लो, कोई छोटी सी संदूक ले लो सोने की, कोई तांबे की छेद वाली सुई ले लो, मैं कहूं तो कोई लघु पाषाण उपकरण हमें यहाँ से प्राप्त होता है। लघु का मतलब होता है छोटा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और उपकरण का मतलब होता है औजार। तो छोटे छोटे उपकरण हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए मध्य पाषाण काल को एक नाम दिया गया था। उस नाम क्या था? वो नाम वो अपने माइक्रोलिथिक नाम था। तो याद रहेगी बातें अपने, चले आगे। चलो तो भाई एक और लाइन अपने लिखो कि मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है, माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है, एज भी कहा जाता है। वापिस से ध्यान देना, मध्य पाषाण काल में आपको पढ़ा रहा हूं, और मध्य पाषाण काल का आरंभ कब माना जाता है? उच्च पुरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल का आरंभ माना जाता है। यहां से अगर कभी प्रश्न बने कि भाई मध्य पाषाण काल का आरंभ किस काल के बाद माना जाता है, तो याद रखना मध्य पाषाण काल का आरंभ अपने उच्च पुरा पाषाण काल के बाद माना जाता है। अच्छा, उच्च पुरा पाषाण काल किस काल का भाग है? तो मैंने आपको वापस बताया कि भाई पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। जब उच्च पुरा पाषाण काल का टाइम चल रहा था, जब उच्च पुरा पाषाण काल का समय चल रहा था, उसके बाद अपने पुरा पाषाण काल खत्म हो गया, उसके बाद नया काल आता है। नए काल का नाम क्या था? मध्य पाषाण काल। याद रहेगी बातें। अच्छा, अगली लाइन मैंने आपको लिखा है कि भाई मध्य पाषाण काल को अपने माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। कौन सी एज कहा जाता है भाई? माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। मैं वापस आपको याद दिला रहा हूं, बार बार रिवीजन कर रहा हूं
करा रहा हूं कि भाई माइक्रोलिथिक एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य पाषाण काल से हमें बहुत छोटे छोटे उपकरण प्राप्त होते हैं, बहुत सूक्ष्म अवस्था के औजार प्राप्त होता है, इसलिए इसको अपने माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है। याद रहेगी बातें। चलो तो अब थोड़ा सा आगे चलना। पूरा पाषाण काल के स्थान मैंने आपको पढ़ाए थे, पाषाण कालिक स्थल कौन कौन से हैं वो बातें मैंने आपको पढ़ाई थी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि यार मध्य पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर थोड़ी फैक्ट ज्यादा पूछते हैं। तो मध्य पाषाण काल के स्थान कौन कौन से हैं, मध्य पाषाण काल के स्थान कौन कौन से। देखो भाई 3 स्थान हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। एक जो स्थान प्राप्त होता है, पहला स्थान है अपने बागोर। पहला स्थान कौन सा है, बागोर, जो अपने भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। एक स्थान हमें यहाँ से प्राप्त होता है तिलवाड़ा। एक स्थान कौन सा है भाई, तिलवाड़ा, जो पहले तो बाड़मेर में था लेकिन अब मैं कहूं तो बालोतरा। एक स्थान हमें यहाँ से प्राप्त होता है सोजत। तो याद रहेंगी चीजें कि भाई मध्य पाषाण काल का मतलब होता है कि सर मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल की शुरुआत हमें उच्च पुरा पाषाण काल के बाद मानी जाती है। और मध्य पाषाण काल के जो हमें स्थान प्राप्त होते हैं, पहला स्थान है यहाँ से बागोर भीलवाड़ा, दूसरा स्थान मैंने आपको बताया तिलवाड़ा जो बालोतरा के अंदर है, एक मैंने आपको बताया सोजत। तो तीनों स्थान आपको याद रहेंगे। अब एक एक स्थान करके हम लोग पढ़ेंगे कि भाई बागोर का उत्खनन किसने किया था, बागोर किस नदी के किनारे स्थित है, बागोर से कौन कौन से एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं, बागोर के अंदर सबसे पहले किस स्थान पर उत्खनन किया गया था। उसके बाद आती है अपने तिलवाड़ा, इसके अंदर भी हम लोग यही सेम चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालो, पहली सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे बागोर सभ्यता। तो पहला स्थान कौन सा पढ़ेंगे भाई, बागोर। पहला स्थान कौन सा पढ़ेंगे अपने, बागोर। अच्छा एक चीज तो मैंने आपको लिखाई दी थी कि बागोर अपने भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बागोर कहाँ स्थित है, अपने भीलवाड़ा जिले में स्थित है, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अच्छा बागोर में कहूं तो एक सभ्यता है। मैंने कहा था कि भी आहार बना संस्कृति, गणेश और जोधपुरा संस्कृति। मैं कभी भी कोई बैच की बात लेता हूं जो मैं 2 शब्द प्रयोग में लेता हूं, एक शब्द है अपने सभ्यता और एक शब्द आता है संस्कृति। एक शब्द है सभ्यता और एक शब्द है संस्कृति। कोई भी विद्यार्थी मेरे से क्वेश्चन करता है कि सर सभ्यता और संस्कृति एक होते हैं क्या, सभ्यता और संस्कृति में कोई अंतर नहीं होता क्या। मैं कहता हूं दुनिया में ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो बहुत समान होती हैं, कहीं ना कहीं चीजों में असमानता ज्यादा है। आप समाज को लेके देख लो, आप परमात्मा को लेके देख लो, आप धरती में जितने भी तत्व विद्यमान है उनको लेके देख लो, पढ़ाई को लेके देख लो, विषय को लेके देख लो, व्यक्ति के व्यवहार को लेके देख लो, कहीं ना कहीं हर चीज में कोई ना कोई असमानता मिली जाती है। फिर सभ्यता और संस्कृति एक कैसे हो सकती है। सभ्यता का सिंपल सा मतलब होता है कि जो समय के साथ में नष्ट हो जाती है उनको तो हम लोग बोलते हैं सभ्यता। जो समय के साथ में नष्ट हो जाती है उनको हम लोग बोलते हैं सभ्यता। और जो समय के साथ में चेंज हो जाती है लेकिन निरंतर बनी रहती है उनको बोलते हैं संस्कृति। मैं कहूंगा कि यार हड़प्पा सभ्यता के लोग ईंटों के मकान बना के रहा करते थे, हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई लेकिन संस्कृति कभी नष्ट नहीं हुई। मैं कहूंगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अग्नि को देवता मानते थे, भगवान सूर्य को जल चढ़ाते थे, भगवान सूर्य को अपना परमात्मा मानते थे। मैं कहूंगा कि आज भी हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं, भगवान सूर्य को परमात्मा मानते हैं, अग्नि को देवता मानते हैं। तो संस्कृति थोड़ी बदली है, कल्चर थोड़ी चेंज हुई है, सभ्यता चेंज हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई, अपने आहार सभ्यता नष्ट हो गई, वो चीजें हैं। सभ्यता का मतलब होता है, देखो सरल और ठीक शब्दों में आपको बताऊं तो सभ्यता का मतलब होता है जो समय के साथ में नष्ट हो जाती है। और संस्कृति का सिंपल सा मतलब होता है कि संस्कृति समय के साथ नष्ट नहीं होती है, संस्कृति समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो अब याद रहेंगी। कोई कभी आपसे पूछे कि सर सभ्यता का मतलब क्या होता है, संस्कृति का मतलब क्या होता है, तो उनको एक ही जवाब दे देना कि भी समय के साथ जो नष्ट हो जाती है उनको तो सभ्यता बोलते हैं, और जो समय के साथ चेंज हो जाती है उन्हें अपने संस्कृति बोलते हैं, जो समय के साथ में परिवर्तित हो जाती है उनको अपने संस्कृति बोलते हैं। सिंपल। चलें आगे। चलो तो भाई बागोर का मैंने आपको बताया कि भाई भीलवाड़ा जिले के अंदर अपने स्थित है। और थोड़ी बहुत जानकारी हमें इसकी प्राप्त होती है कि कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे स्थित है, अपने कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कोठारी नदी के किनारे स्थित है।
कोई भी सभ्यता है, उस सभ्यता की जानकारी का मतलब है कि भाई इसका पहले उत्खनन हुआ होगा और उत्खनन करने के बाद हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। चाहे वो बागोर सभ्यता हो, चाहे हाड़ सभ्यता हो, चाहे कालीबंगा हो, चाहे सोती हो, चाहे बैराट हो, चाहे बयाना हो, चाहे रंगपुर रंग महल हो, कोई भी सभ्यता हो, उत्खनन करने के बाद ही हमें प्राप्त होता है कि हाँ यार इस गांव के अंदर ये सभ्यता थी। वरना भीलवाड़ा के अंदर हजारों साल पहले भी लोग रह रहे होंगे, उन्हें थोड़ी पता था कि यहाँ पे पहले के लोग रहा करते थे, इस धरती पे पहले कोई सभ्यता थी। लेकिन कुछ लोग आए और उत्खनन किया, उत्खनन करने के बाद हमें पता लगा कि हाँ यार यहाँ पे कुछ सभ्यता है बागोर नाम की। तो कहते हैं कि अपने एक महासतिया नाम का, या फिर मैं कहूँ तो एक वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा सबसे पहले उत्खनन किया गया था, है ना। ये थोड़ा सा फैक्ट है क्योंकि हर एग्जाम के अंदर उत्खननकर्ता के बारे में बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो कभी कोई पूछेगी भी इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना अपने वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा, वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा उत्खनन किया गया, वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा उत्खनन किया गया। यहां ध्यान देना, बागोर के अंदर मैंने आपको 3 फैक्ट लिखा है, यहां से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला प्रश्न ये बनेगा कि बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है, याद रखना बागोर सभ्यता अपने भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न बनेगा कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, याद रखना मैंने आपको लिखाया कि बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न बनेगा कि भाई बागोर सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले किसने किया था, तो अपने वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किया था। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भाई बागोर सभ्यता में, बागोर नामक सभ्यता में सबसे पहले किस स्थान पर उत्खनन किया गया था। अच्छा सर, आप ये कैसे कह सकते हो कि ये प्रश्न बन सकता है, आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे, जब आप पिछली एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए वो सोल्व करोगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार 2016-19 की कोई पटवारी की एग्जाम हुई, उसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा कि बागोर सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले किस स्थान पर किया गया था, महासतिया नामक स्थान पर किया गया था। लेकिन सर मैंने थोड़ा सा 2-3 पढ़े तो मेरे को पता लगा कि सेम क्वेश्चन 2021 की पटवारी के एग्जाम के अंदर पूछ लिया। फिर तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अरे तो मेरे भाई ये चाहे आरएसएस भी हो, क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, अलग से क्वेश्चन थोड़ी लाएंगे। वो बागोर के अंदर जो फैक्ट लिखा रहा है यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। फिर कहते हैं सर 900 से 12 सवाल पूछ लिए। अब जब हिस्ट्री के 15 सवाल आएंगे तो 15 में से 10 तो ऐसे होंगे जो आपके 900 से आएंगे, 10 तो ऐसे होंगे जो लगभग 900 से आएंगे। और मैं कह रहा हूँ 2 या 3 सवाल तो हर विषय में बाहर जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन तो कोई भी सब्जेक्ट हो, स्टेट पॉलिटी के तो और ज्यादा बाहर जाते हैं ना। लेकिन हिस्ट्री के अंदर तो क्या नहीं हो, मर गए, थप गए, कट गए और सभ्यता है कह गए, छोड़ गए, तो चीजें वो ही रहती है। तो अपने ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, 900 में से सवाल आएंगे, है ना। मैं कोई प्रचार प्रसार तो कर नहीं रहा, फैक्ट चीजें हैं। सभ्यता वाला टॉपिक मैं आपको यहाँ पढ़ा दूंगा, यहाँ से टॉपिक याद करने के बाद एक दिशा नाम की बुक आती है, उस दिशा नाम की बुक को खोलना, उसमें सभ्यता नाम का टॉपिक दे रखा है, सभ्यता को खोलना और क्वेश्चन मिला लेना, चीजें अपने वही में हो जाएंगी। ठीक है, तो कौन से जिले में स्थित है, भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। किसके द्वारा उत्खनन किया गया था, वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा उत्खनन किया गया था। किस नदी के किनारे स्थित है, तो बोला भाई कोठारी नदी के किनारे स्थित है। महासतिया नामक स्थान पर सबसे पहले उत्खनन, महासतिया नामक स्थान पर, महासतिया नामक स्थान पर सर्वप्रथम उत्खनन किया, उत्खनन किया गया था, किया गया था। ये तो होगी अपनी बेसिक जानकारी कि भाई किस नदी के किनारे स्थित है, किसने उत्खनन किया था, किस जिले में स्थित है, सबसे पहले किस स्थान पर उत्खनन किया गया था। अब बात करते हैं कि सर यहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त होते हैं, यहाँ से हमें एविडेंस कौन कौन से प्राप्त होते हैं, है ना। तो साक्ष्यों की बात करते हैं क्योंकि कोई भी सभ्यता का उत्खनन किया तो वहां से कुछ ना कुछ तो प्राप्त होता है, और कुछ ना कुछ चीजें प्राप्त हुई उनको हम लोग बोलते हैं साक्ष्य, जिनको हम लोग बोलते हैं एविडेंस। तो क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ से प्राप्त हो लघु पाषाण उपकरण, लघु पाषाण उपकरण। देखो लघु का मतलब होता है छोटा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और उपकरण का मतलब होता है औजार। तो मैंने फिर आपको बताया था कि मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से हमें सूक्ष्म स्थिति के औजार प्राप्त होते हैं, सूक्ष्म अवस्था के औजार प्राप्त होते हैं, छोटे छोटे उपकरण प्राप्त होते हैं। इसलिए पहला एविडेंस हमें यहाँ से प्राप्त होता है लघु पाषाण उपकरण। लघु का मतलब होता है छोटा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, उपकरण
मतलब होता है औजार, हमें छोटे पत्थर के औजार प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? बागोर से प्राप्त होता है। अच्छा, अगला एविडेंस हमें क्या प्राप्त होता है? जो अगला एविडेंस प्राप्त होता है उसका नाम है पशुपालन के साक्ष्य। पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। अच्छा, पशुपालन का मतलब क्यों होता है सर? लोग पशु रहा करते थे। मैं कहूँ कि यार तुम्हारे पास 10 भैंस है, 10 भैंस की दूध देती है, तुम डेयरी के अंदर दूध बेच के आते हो, पशुपालन कर रहे हो तुम। तो पशुपालन के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। आज हम पशुपालन कर रहे हैं, पहले के लोग भी पशुपालन करते थे। तो दो साक्ष्य मैंने आपको लिखा दी, एक तो लघु पाषाण उपकरण में प्राप्त होते हैं, छोटे पत्थर के औजार प्राप्त होते हैं। अगला एविडेंस मैंने आपको लिखा है कि भाई पशुपालन के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। अच्छा, अगला जो साक्ष्य प्राप्त होता है कृषि के, है ना, कि भाई कृषि के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कृषि की एविडेंस प्राप्त होता है। अंतिम जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो मैं आपको बताऊं तो तांबे की छेद वाली सुई हमें प्राप्त होती है। तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त होती है। तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त होती है। मैं जब पिछले एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहा था तो मुझे एक प्रश्न थोड़ा सा देखने को मिला कि भाई आहड़ सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों पे किया गया था। वैसे तो 8 स्तरों पे किया गया था, लेकिन जब मैंने पता लगा यार ये तो हर सभ्यता का पूछ लेते होंगे, तो बागोर सभ्यता का उत्खनन अपने 3 स्तरों पे किया गया। कितने स्तरों पे किया गया था भाई? 3 स्तरों पे किया गया था। तो ये भी याद रखना थोड़ा सा कि बागोर सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों पे किया गया था भाई? 3 स्तरों पे किया गया था। उत्खनन अपने 3 स्तरों पे किया गया था। 3 स्तरों पर किया गया। ये लो भाई, ये अपनी बागोर सभ्यता कंप्लीट। एक बार वापस मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ बागोर के बारे में। देखना, बागोर के अंदर मैंने आपको लिखा है कि भाई बागोर सभ्यता अपने भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। बागोर अपने कोठर नदी के किनारे स्थित है। बागोर सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले वृंदनाथ मिश्र ने किया था। सबसे पहले किस स्थान पर उत्खनन किया गया था? अपने महासतिया नाम का स्थान था, सबसे पहले वहां इसका उत्खनन किया गया था। उसके बाद मैंने आपको लिखा है कि भाई यहाँ से एविडेंस क्या प्राप्त होता है? तो पहला जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो है अपने लघु पाषाण उपकरण। लघु का मतलब होता है छोटा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और उपकरण का मतलब होता है औजार। तो लघु पाषाण उपकरण में प्राप्त होते हैं। उसके बाद मैंने आपको लिखा है कि हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि यार पहले के लोग भैंस, भेड़, बकरी ये रखा करते थे, गाय वाय रखा करते थे, तो मतलब पशुपालन की एक्टिविटीज हमें यहाँ से प्राप्त होती है। कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि यार खाने के लिए कुछ तो हो, इनकम के सोर्स भी होंगे पहले। तो इनकम के सोर्स दो ही थे पहले, पशुपालन और कृषि। तो पहले के लोग खेती बाड़ी किया करते थे, इसलिए हम लोग कह देंगे कि यार हमें यहाँ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अच्छा, अगला हमें एविडेंस क्या प्राप्त होता है कि भाई तांबे की छेद वाली सुई हमें प्राप्त होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई तांबे का पहले लोग यूज किया करते, सबसे पहले पाषाण काल आया। पाषाण काल का मतलब जब लोग पत्थर का प्रयोग करते थे। जब मनुष्य थोड़ा समय के साथ में चेंज हुआ, उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी विकसित हुई, उसने धीरे धीरे तांबे दोनों का काल। तो तांबे की छेद वाली सुई हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इसका मतलब बागोर स्थल भी है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। और कितने स्तरों पर उत्खनन किया गया था? तो बोला भाई अपने 3 स्तरों पर उत्खनन किया गया था। अब वो 3 स्तर लोहे स्तरों पे हो सकता है, ताम्र पाषाणिक स्तर पे हो सकता है, या फिर मैं कहूं तो मध्य पाषाणिक स्तर पे हो सकता है। आप एक बार लिख ही लो तीनों के तीनों स्तर, है ना। उत्खनन के 3 स्तर। उत्खनन के 3 स्तर। उत्खनन के 3 स्तर आप लिख ही लो एक बार। पहला स्तर कौन सा बताया मैंने आपको? ताम्र पाषाणिक। पहला स्तर मैंने आपको बताया ताम्र पाषाणिक। अगला स्तर मैंने आपको बताया मध्य पाषाणिक। अगला स्तर कौन सा बताया भाई? मध्य पाषाणिक। और अगला तो फिर आपको पता ही थी, लोहे युगिन से हमें यहाँ से लोहे के उपकरण प्राप्त हुए होंगे। यहाँ से लोहे के उपकरण प्राप्त हुए होंगे। अगला मैंने आपको बताया कि यार यहाँ से हमें मध्य पाषाणिक से कुछ पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए होंगे।
कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए होंगे। अगला ताम्र पाषाणिक से मैं आपको बताऊं तो तांबे की छेद वाली सुई हमें यहां से प्राप्त हुई होगी, तांबे की छेद वाली सुई हमें यहां से प्राप्त हुई होगी। तो मतलब कि बागोर सभ्यता का उत्खनन सिंपली अपने सरल भाषा में 3 स्थानों पे किया गया, या फिर 3 स्तरों पे किया गया था। पहला स्तर मैंने आपको बताया ताम्र पाषाणिक, जहां से हमें तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त होती है। अगला स्तर मैंने आपको बताया मध्य पाषाणिक, जहां से हमें पशुपालन और कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला स्तर मैंने आपको बताया कि भाई अपने लोहे युग की, तो यहाँ से हमें लोहे के कुछ उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। तो याद रहेगी बातें। चलो, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि भाई मध्य पाषाण काल में आपको पढ़ा रहा था। मध्य पाषाण काल के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई उच्च पुरा पाषाण काल के बाद अपने मध्य पाषाण काल का आरंभ माना जाता है। उसके बाद मैंने आपको लिखा है कि भाई मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। स्टार लगा लेना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से कि भाई माइक्रोलिथिक एज किस काल को कहा जाता है। नीचे ऑप्शन दे देंगे पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो याद रखना कि भाई माइक्रोलिथिक एज अपने मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको लिखा है कि भाई मध्य पाषाण काल के कौन कौन से स्थान हैं। सबसे पहले मैंने आपको लिखा है बागोर, जो अपने भीलवाड़ा के अंदर है। उसके बाद मैंने आपको लिखा है तिलवाड़ा, जो अपने बालोतरा के अंदर है। फिर सोजत। तो सबसे पहले मैं आपको पहली सभ्यता कौन सी पढ़ाई, बागोर, कि भाई भीलवाड़ा जिले में स्थित है, कोठारी नदी के किनारे स्थित है, वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा उत्खनन किया गया था। अगला मैंने आपको लिखा है कि भाई महासत्या नाम का कोई स्थान था, उस स्थान के ऊपर सबसे पहले बागोर के अंदर उत्खनन किया गया। ठीक है सर, बेसिक इंफॉर्मेशन आपने बता दी। फिर मैं कुछ साक्ष्यों की बात कर रहा था कि पहला साक्ष्य में प्राप्त होता लघु पाषाण उपकरण, मतलब छोटे पत्थर के औजार प्राप्त होते हैं। अगला साक्ष्य मैंने आपको बताया पशुपालन के साक्ष्य कि भाई गाय भैंस भेड़ बकरी रखा करते थे। कृषि के साक्ष्य क्या, खेती बाड़ी किया करते थे। अगला साक्ष्य मैंने आपको बताया तांबे की छेद वाली सुई हमें प्राप्त होती है। फिर मैंने आपको लिखा है कि बागोर सभ्यता का उत्खनन अपने 3 स्तरों पर किया गया था। पहला स्तर कौन सा है, अपने ताम्र पाषाणिक, जहां से हमें तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त होती है। अगला स्तर कौन सा है, अपने मध्य पाषाणिक, जहां से हमें पशुपालन और कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला स्तर कौन सा, अपना लोहे युगीन। लोहे युगीन के अंदर याद रखना कि लोहे के उपकरण प्राप्त होते हैं, लोहे के औजार प्राप्त हो रहे हैं। सर लोहे के कौन से उपकरण हो सकते हैं, मैं कहूंगा कि यार लोहे की भट्टियां प्राप्त हो सकती है, लोहे के कृषि उपकरण प्राप्त हो सकते हैं। गांव में तुम लावणी करते हो तो देखते हो ना कि मम्मी अपने दातली कटारी जो भी लेके गेहूं वगैरह काटती हैं दोपहर के अंदर, देखते होंगे गांव के लोग। और मेरे को लगता है शहर में आने के बाद सब कहते हैं नहीं सर मैं तो शहर का हूँ, गांव के लोग पता नहीं कैसे रहते हैं। अरे तुम भी तो, तुम्हारे दादा परदादा भी तो गांव से आए होंगे। जयपुर 30 साल पहले शहर थोड़ी था, गांव ही था। वो तो समय के साथ थोड़ी बहुत परिस्थितियां चेंज होगी, जयपुर राजधानी बन गया, विधानसभा बन गई, हॉस्पिटल कॉलेज स्कूल बन गए, तो जयपुर शहर अपने विकसित हो गया। वरना पहले पूरा गांव ही था, अपने जनपद हुआ करते थे, पहले रियासत हुआ करती थी। तो ऐसे मत कहा करो कि हम लोग शहर के हैं सर, हमें नहीं पता गांव के लोग कैसे रहते हैं, हमें नहीं पता कि गांव के लोग अच्छे हैं बुरे हैं भले हैं ईमानदार हैं बेईमान हैं। गांव के लोग भी अच्छे होते हैं, शहर के लोग भी अच्छे होते हैं, पर गांव के लोग थोड़े सीधे होते हैं जी, है ना। कई लोग कहते हैं गांव के लोग ना गवार होते हैं। गवार का मतलब होता है सीधा, गंवार का मतलब ये नहीं होता कि मूर्ख होता है, गंवार का मतलब होता है सीधा। तो कोई कहता है गांव के लोग गवार होते हैं, अच्छे होते हैं भले होते हैं सीधे साधे होते हैं, ठीक है ना। मैं गाँव का हूँ इसलिए तारीफ कर रहा हूँ कि गाँव के लोग अच्छे होते हैं। चलो भाई अगली सभ्यता अपने थोड़ी ध्यान रखना। अगला स्थान मैंने कौन सा बताया, बड़ा। भाई मेरी तरफ से तो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ क्लास में चीजें याद हो जाए, बाकी मेहरबानी तो आपकी है कि आप कैसे बैठ के याद कर रहे हैं। आपकी चिंता मैं कर रहा हूँ तो कम से कम मेरी टेंशन भी कर लो यार, क्लास में बैठ के याद कर लो अपने, है ना। क्लास में चीजें याद हो जाए तो और बेहतर है अपने लिए। अगली सभ्यता लिखो अपने तिलवाड़ा। अगली सभ्यता कौन सी है भाई, अपने तिलवाड़ा। अगली सभ्यता लिखो भाई अपने तिलवाड़ा। तिलवाड़ा मैंने आपको बताया कि अपने कहां पे स्थित है, बालोतरा जिले में स्थित है, अपने बालोतरा जिले में स्थित है, बालोतरा जिले में स्थित है। अच्छा किस नदी के किनारे स्थित है, अपने लूनी नदी के किनारे स्थित है, अपने लूनी नदी के किनारे स्थित है। कभी कोई पूछे कि सर
तिलवाड़ा कहाँ पे स्थित है? अपने बालोतरा जिले के अंदर स्थित है। कभी कोई पूछे कि भाई तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंपल याद रखना कि अपने लूनी नदी के किनारे स्थित है। याद रहेगी बातें? चलो भाई, और थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि इसका जो उत्खनन है अपने वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था भैया? अपने वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा, वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया उत्खनन किया गया। ये लो भाई, ये हो गई अपने तिलवाड़ा सभ्यता की बेसिक इंफॉर्मेशन कि भाई सबसे पहले उत्खनन किसने किया था। तो जिसका उत्खनन बागोर सभ्यता ने किया, बागोर सभ्यता का जिस व्यक्ति ने किया था, तिलवाड़ा का उसी ने किया था। किसने किया था? वीरेंद्रनाथ मिश्र। इसका शॉर्ट नाम याद रखना, एग्जाम के अंदर लगभग शॉर्ट नाम ही आता है कि भाई वीएन मिश्र ने किन किन सभ्यता को उत्खनन किया था। लूनी नदी के किनारे स्थित है, बालोतरा जिले में स्थित है। अगली बात करते हैं साक्ष्य की कि भाई यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होता है। तो भाई साक्ष्य लिखो अपने कि भाई क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होता है। पहला जो साक्ष्य प्राप्त होता है वही जो बागोर के अंदर प्राप्त हुआ था, लघु पाषाण उपकरण। लघु पाषाण उपकरण, लघु पाषाण उपकरण का तो आपको पता ही है। लघु का मतलब होता है छोटा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और उपकरण का मतलब होता है औजार। कि भाई हमें भी यहाँ से छोटे पत्थर के औजार प्राप्त होता है, इसलिए आपको याद रखना है कि यहाँ से अपने लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त होते हैं। अच्छा, अगला जो हमें यहाँ से प्राप्त होता है वो है कि भाई क्या बोलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। पशुपालन के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा बताऊं तो सलेटी के लाल मृदभांड प्राप्त होते हैं, है ना। कौन से प्राप्त होते हैं भाई? लाल रंग के मृदभांड प्राप्त होते हैं। लाल रंग के मृदभांड प्राप्त होते हैं। अच्छा, मृदभांड का मतलब तो समझते हो ना तुम? मृदभांड प्राप्त होते हैं। मृद का मतलब होता है मिट्टी, मृद का मतलब मिट्टी के लो, भांड का मतलब बर्तन। अपने कहते हैं ना कि ये प्राप्त हुए अपने कुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं भाई? अपने अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब एक मन में सवाल आता है कि सर देखो आपने जितने एविडेंस हमें, पहला एविडेंस आपने लिखा है कि भाई लघु पाषाण उपकरण हमें यहाँ से प्राप्त होता है, पशुपालन के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, स्लेटी के लाल रंग के मृदभांड हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। पशुपालन का मतलब समझ गए, लघु पाषाण उपकरण का मतलब समझ गए, अग्निकुंड का मतलब क्या होता है? अग्निकुंड का सिंपल सा मतलब होता है जब तुम गांव में कोई नया मकान बनाते हो, तुम शहर के अंदर कोई नया मकान बनाते हो तो नांगल करते हैं हम लोग। कि भी कहते हैं कि पहले ना चूल्हा जलने से पहले हम लोग नांगल करेंगे, जीवना करेंगे, हवन करेंगे, पंडित बुलाएंगे, मंत्र मंत्र पढ़वाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते थे नांगल। तो अग्निकुंड के दौरान जब आप नांगल करते हो तो नांगल में जो पंडित जी नहीं करते कि स्वाहा ओम नमः स्वाहा, तो उसको ही बोलते हैं अपने अग्निकुंड। चारों तरफ से जो हवन होता है, हवन को हम लोग क्या बोलते हैं? अग्निकुंड। आप लोग जब शादी के अंदर 7 फेरे देखते हो तो अग्निकुंड के चारों तरफ फेरे लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? अग्निकुंड। कभी कभी याद रखना कि भाई इंडिया जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाती है तो पहले अग्निकुंड मतलब हवन करके जाती है कि भाई भगवान का आशीर्वाद रहेगा। अग्निकुंड इसलिए अपने बनाए जाते थे कि भाई भगवान तक हमारी बात पहुंचा सके। कहते हैं कि जब मनुष्य हजारों करोड़ों लाख साल पहले जब रहा करता इस धरती पर, उसने देखा कि यार बारिश बहुत तेज आ रही है, आंधी बहुत तेज आ रही है, बाढ़ बहुत तेज आ रही है, कोई तो है जो ऊपर से बैठ के इन सब चीजों को चालू कर रहा है। हो सकता है उसके पास कोई बटन हो, उसको दबा के बारिश बहुत तेज कर देता है। बटन ऑफ करने के बाद बारिश बहुत कम हो जाती है, बटन दबाता है तो आंधी बहुत तेज आती है, बटन बंद करते आंधी बंद हो जाती है। कोई तो है जो इन सब चीजों को बंद कर रहा है। उसने कहा है क्या पता अग्नि हो, तो उसने अग्नि को सामने देवता के रूप में मान के कहा कि हे अग्नि देवता, मेरी बात परमात्मा ऊपर जो बैठा है, जो बारिश चला रहा है, जो आंधी चला रहा है, जो तूफान चला रहा है, जो बाढ़ लेके आ रहा है, उस तक मेरी बात पहुंचा दो और इन सब चीजों को रोक दो। तो हम हजारों साल से अग्नि को देवता मानते आ रहे हैं यार। हम कह रहे हैं कि यार हम अग्नि को देवता मान के कहते हैं कि तुम देवता तक बात पहुंचा दो, तो हम लोग तो अग्नि को मध्य देवता मानते हैं।
परमात्मा और मनुष्य के बीच में जो कोई देवता है उसको हम लोग कहते हैं अग्नि देवता। और हम नहीं, हमारे दादा परदादा दादाओं की पहले जो पुरानी पीढ़ी है उसमें भी अग्नि को देवता, अग्नि को बकायदा साक्षी मान के हम लोग देवता मानते हैं। तो याद रखना अग्निकुंड का मतलब क्या होता है, अपने जो हवन वगैरह होते हैं ना उनको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, अपने अग्निकुंड बोल देते हैं। तो तिलवाड़ा के बारे में वापिस मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो बालोतरा जिले में स्थित है, लूनी नदी के किनारे स्थित है। वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा सबसे पहले इसका उत्खनन किया गया था। वीरेंद्रनाथ मिश्र का शॉर्ट नाम याद रखना वीएन मिश्र, ठीक है। आगे मैंने आपको बताया कि भाई अपने तिलवाड़ा से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त होता है, तो एक तो लघु पाषाण उपकरण हमें यहाँ से प्राप्त होता है। एक मैं आपको बात करूं तो भाई पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होता है, सलेटी के लाल मृत भांड हमें यहाँ से प्राप्त होता है, और अग्निकुंड के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है, ठीक है। ये अपना हो गया मध्य पाषाण काल खत्म। मध्य पाषाण काल के अंदर जितनी बातें मैंने आपको बता दी। अच्छा भाई क्या क्या बातें थी मध्य पाषाण काल के अंदर, एक बार वापस मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, यहाँ ध्यान देना। मध्य पाषाण काल के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई उच्च पुरा पाषाण काल के बाद अपने मध्य पाषाण काल का आरंभ माना जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि यार मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मध्य पाषाण काल के कौन कौन से स्थान है, बागोर जो अपने भीलवाड़ा के अंदर है, तिलवाड़ा जो अपने बालोतरा के अंदर है, एक आते अपने सोजत। बागोर भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, कोठारी नदी के किनारे स्थित है, वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा उत्खनन किया गया था। महासतिया नाम का एक स्थान पड़ता है, तो वहां सबसे पहले उत्खनन हुआ था। उसके बाद साक्ष्य की मैं बात करूं तो भाई लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि यार वहां के लोग खेती बाड़ी करते होंगे। अगला साक्ष्य मैंने आपको लिखा है तांबे की छेद वाली सुई हमें प्राप्त होती है। बागोर सभ्यता का उत्खनन 3 स्तरों पे किया गया था। 3 स्तर कौन कौन से बताए याद करो आप। एक मैंने आपको बताया ताम्र पाषाणिक, एक मैंने आपको बताया मध्य पाषाणिक, एक मैंने आपको बताया लोहे युगीन। तो ताम्र पाषाणिक के अंदर मैंने आपको बताया कि तांबे की छेद वाली सुई हमें प्राप्त होती है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा यार, पहला जो स्रोत है, पहला जो स्तर है वो कौन सा है, ताम्र पाषाणिक। अगला मैंने आपको कहा कि यार मध्य पाषाणिक, यहाँ से हमें पशुपालन और कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला मैंने आपको बताया लोहे युगीन, कि यार लोहे के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्या है अपने तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बालोतरा जिले के अंदर स्थित है और लूनी नदी के किनारे स्थित है। वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा उत्खनन किया गया था। ये अपना मध्य पाषाण काल फिनिश। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल मैंने आपको बता दिया, मध्य पाषाण काल मैंने आपको बता दिया, नव पाषाण काल की मैं आपको बता रहा था कि भाई देखो 2-4 चीजें याद रखना। मैंने आपको बताया कि यार एक तो है अपने पाषाण काल, है ना। सबसे पहले मैंने पाषाण काल शुरू किया था। पाषाण काल के अंदर मैंने कहा कि भाई पाषाण काल में 3 भाग होते हैं। पहला भाग मैंने आपको बताया था पूरा पाषाण काल। पहला भाग कौन सा बताया था, पूरा पाषाण काल। अब यहाँ थोड़ा सा याद रखना, पूरा पाषाण काल में मैंने 3 भाग बताए थे। पहला भाग कौन सा बताया था, एक तो अपने पूरा पाषाण काल को भी अपने 3 भागों में बांटा जाता है, या फिर पाषाण काल को ही ले लो कि भाई पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा, पूरा पाषाण काल। अगला भाग कौन सा है, मध्य पूरा पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अगला तो पूरा पाषाण काल के 3 भाग मैंने आपको दिखाए थे कि भाई निम्न पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पूरा पाषाण काल हो गया, उच्च पूरा पाषाण काल हो गया। वापिस याद रखना, सबसे पहले मैंने पाषाण काल शुरू किया था कि भाई एएसआई के द्वारा जो प्राचीन अपने काल को निम्नलिखित कालखंडों में बांटा गया, तो उसमें से पहला कालखंड कौन सा है, पाषाण काल। इसके बाद ताम्र पाषाण काल, इसके बाद कांस्य युग, इसके बाद लोहे युग, इसके बाद महाजनपद काल, उसके बाद मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। तो पाषाण काल के 3 भाग मैंने आपको लिखाए थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। राजस्थान में केवल 2 ही भाग है, पहला है पूरा पाषाण और मध्य पाषाण। ये तो राजस्थान में स्थित है, ये तो राजस्थान में है कि भाई राजस्थान में तो मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के औजार प्राप्त होते हैं। अगला भाग मैंने आपको बताया था नव पाषाण काल। क्या नव पाषाण काल राजस्थान में नहीं है, नव पाषाण काल राजस्थान में नहीं है। अच्छा एक और बात मैंने आपको बताई थी कि पूरा पाषाण काल के जो औजार प्राप्त होते हैं एकदम से खराब औजार प्राप्त होते हैं, मतलब औजार तो प्राप्त हुए लेकिन बहुत प्राचीन काल के प्राप्त हुए। इसलिए हम लोगों ने कह दिया कि यार पूरा पाषाण काल के जो औजार है ना वो बहुत पुराने औजार है।
बहुत पहले के औजार है। उसके बाद मध्य पाषाण काल के जो औजार प्राप्त होते हैं, थोड़े सूक्ष्म अवस्था के औजार प्राप्त होते हैं, बहुत छोटे छोटे औजार प्राप्त होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि यार मध्य पाषाण काल के अंदर हमको माइक्रोलिथिक एज मतलब छोटे औजार प्राप्त होते हैं। तो पाषाण काल का दूसरा भाग कौन सा हो गया, मध्य पाषाण काल, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। मैंने कहा ना कि मध्य पाषाण काल खत्म, तो पहला भाग कौन सा पढ़ाया, पुरा पाषाण काल, वो कंप्लीट कर लिया। मध्य पाषाण काल वो कंप्लीट कर लिया। अगला भाग आता है नव पाषाण काल। गुरुजी आप नव पाषाण काल तो पढ़ाया ही नहीं, तो विद्यार्थियों नव पाषाण काल राजस्थान में है ही नहीं, आपके सिलेबस में है ही नहीं नव पाषाण काल, तो आपको पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं है। और राजस्थान में नव पाषाण काल के औजार प्राप्त ही नहीं होते। जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब हम लोग भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, और वहां जब सभ्यता पढ़ेंगे, तो वहां इसके औजार हमको देखने को मिलेंगे, तो वहां इसकी जरूर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बस आपके लिए अपने इतना ही। पाषाण काल के बाद अगला स्टेप कौन सा आता है, ताम्र पाषाण काल। कौन सा आता है अभी अपने, ताम्र पाषाण काल। अच्छा, ताम्र पाषाण काल का सिंपल सा मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई जब मनुष्य तांबे के साथ साथ पत्थर का प्रयोग करता था, उसको हम लोगों ने क्या कह दिया, ताम्र पाषाण काल। तो अब आप हेडिंग डालो ताम्र पाषाण काल। अब हेडिंग क्या डालोगे भैया अपने, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। अब हेडिंग क्या डालोगे अपने, ताम्र पाषाण काल। वापिस से मैं थोड़ा बहुत आपको याद दिला दूं कि ताम्र पाषाण काल का सिंपल सा मतलब है जब मनुष्य तांबे और पत्थर को प्रयोग करके जो औजार बनाया करता था, है ना, कि भाई तांबे की कुल्हाड़ियां हैं, तो उस कुल्हाड़ी के अंदर कुछ भाग पत्थर के लगे हुए हैं, कुछ भाग तांबे के लगे हुए हैं। तो तांबा और पत्थर का जब मनुष्य साथ में प्रयोग करता, उसको हम लोग बोलते थे ताम्र पाषाण काल। अच्छा, ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य हमको बनास नदी के किनारे प्राप्त होते हैं। इसका जो पहला केंद्र है वो अपने आहाड़ है। पहला केंद्र कौन सा है, आहाड़ है। तो ये थोड़ा बहुत याद रखना कि भाई इसका प्रमुख केंद्र, इसका प्रमुख केंद्र आहाड़ है, इसलिए इसे आहाड़ सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए इसे आहाड़ सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए इसे अपने आहाड़ सभ्यता भी कहा जाता है। कोई पूछे कि भाई ताम्र पाषाण काल को आहाड़ सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो याद रखना कि भाई इसका जो प्रमुख या फिर प्रथम केंद्र है ताम्र पाषाण काल का, वो अपने आहाड़ है। तो प्रमुख केंद्र आहाड़ होने के कारण अपने ताम्र पाषाण काल को आहाड़ सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी याद रखनी है। तो पहला केंद्र हम लोग पढ़ेंगे आहाड़। पहला केंद्र कौन सा पढ़ेंगे भाई, आहाड़। तो आप ताम्र पाषाण काल के अंदर पहली हेडिंग डालो आहाड़। पहली हेडिंग कौन सी डालोगे भाई अपने, आहाड़। पहली हेडिंग डालो भी अपने आहाड़। अच्छा, आहाड़ के अंदर थोड़ा सा ध्यान देना अपने, आहाड़ अपने उदयपुर जिले में स्थित है। आहाड़ कौन से जिले में स्थित है भैया अपने, उदयपुर जिले में स्थित है। आहाड़ कौन से जिले में स्थित है भैया अपने, उदयपुर जिले में स्थित है। अच्छा, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो मैं कहूंगा कि यार आयड़ व बेडस नदी के किनारे स्थित है। आयड़ व बेडस नदी के किनारे स्थित है। बेडस नदी के किनारे स्थित है। अगला थोड़ा बहुत एक और पॉइंट आप याद रखना कि भाई आहाड़ का जो प्राचीन नाम है, आहाड़ का जो प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम तो है अपने धूलकोट, सॉरी आगाटपुर। इसका प्राचीन नाम है आगाटपुर। प्राचीन नाम आगाटपुर और आठपुर है। एग्जाम के अंदर कभी पूछे कि भाई आहाड़ सभ्यता के प्राचीन नाम कौन से, तो आप याद रखना कि अपने आहाड़ सभ्यता के प्राचीन नाम आगाटपुर और आठपुर है। एग्जाम के अंदर पूछ ले जाते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार लगा लो, क्योंकि लगभग एग्जामों में आहाड़ के प्राचीन नाम पूछे गए हैं, आघाटपुर और आठपुर। आहाड़ किस जिले में स्थित है, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है गुरुजी। किस नदी के किनारे स्थित है, अपने आयड़ और बेडस नदी के किनारे स्थित है। ये भी थोड़ा बहुत याद रखना। फिर मैंने कहा कि भाई आहाड़ के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं, तो सर आपने बताया पहला नाम तो अपने आगाटपुर और दूसरा नाम है अपने
आठपुर भी इसको बोलते हैं। तो दो नाम याद रखना आहाड़ के कि भाई पहला नाम तो है अपने आगाटपुर और दूसरा नाम कौन सा है अपने आठपुर। इसका जो स्थानीय नाम है, इसका स्थानीय नाम एग्जाम पूछ लिया जाता है कि सर प्राचीन नाम तो बता दिया, अब इसका स्थानीय नाम भी बता दो। स्थानीय नाम है वो धूलकोट। स्थानीय नाम कौन सा भी अपने धूलकोट। सर यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं? भाई पहला प्रश्न तो ये बन सकता है कि भाई आहार सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि आहार सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको ये भी याद रखना है कि आयड़ व बेडस नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न ये बन सकता है कि भाई आहार सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो आप याद रखना कि भाई अपने उत्खनन की बातें मैं भी आपको बताऊंगा ना, सॉरी अभी तक ये याद रखना कि आहार सभ्यता के प्राचीन नाम कौन कौन से, आगाटपुर और आठपुर, और इसका स्थानीय नाम कौन सा है, धूलकोट। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे सर प्राचीन नाम कौन से हैं, स्थानीय नाम कौन से, तो मैं एक बार वापस याद करा दूं। आहार सभ्यता का जो स्थानीय नाम है वो है धूलकोट, और जो प्राचीन नाम है वो है आगाटपुर और आठपुर। याद रहेगी बातें, चले आगे। चलो तो अपने अक्षय कीर्ति व्यास नाम का व्यक्ति था, उसने कहा कि सबसे पहले आर्य सभ्यता खोज मैं करूंगा, और उत्खनन अपने रतन चंद्र अग्रवाल है, एच.डी. साकलिया है, वी.एन. मिश्र है, वो कर लेंगे, वो देख लेंगे बाद में। अक्षय कीर्ति व्यास ने कहा कि यार 52 में कहा कि भाई 1953 के अंदर मैं उत्खनन करूंगा, मेरे को 1 साल का टाइम दो यार, थोड़ी बहुत मेरे को बुक्स पढ़नी है, जानकारी लेनी है, खोज कैसे करूंगा, राजस्थान में जाऊंगा, वहां किन किन लोगों से मिलूंगा, किन किन क्षेत्रों में जाके मैं खोज करूंगा। तो कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो जब आहार सभ्यता के खोज की बात आती है तो कहते हैं कि 1953 में खोज की गई थी। कब खोज की गई थी अपने 1953 में। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा सर्वप्रथम आहार सभ्यता की खोज की गई। सर्वप्रथम आहार सभ्यता की खोज की गई। ये लो भाई, ये थोड़ी सी याद रखना है कि भाई आहार सभ्यता की खोज कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है कि भाई आहार सभ्यता की खोज अपने 1953 में किसके द्वारा की गई, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई। कब की गई थी 1953 में, किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं, भाई आहार सभ्यता की खोज कब की गई 1953 में, किसके द्वारा की गई, अपने अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। दोनों प्रश्न आप सही कर दोगे, ठीक है। चलो तो अब मैं अगर बात करूं उत्खनन की, अब बात आती है अपने उत्खनन की। देखो भैया ना, थोड़ा सा उत्खनन का देखना आप। ये लीजिए अपना बॉक्स तैयार हो गया। उत्खनन के अंदर देखना थोड़ा सा, सबसे पहले 1956 में 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा आहार सभ्यता का उत्खनन शुरू किया गया। आहार सभ्यता का उत्खनन शुरू किया गया। ये लो भाई, सबसे पहले खोज किसने की थी 1953 में की थी। किसके द्वारा की गई थी, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। एग्जामिनर पूछेगी भी आहार सभ्यता का उत्खनन कब किया गया था, सबसे पहले कब किया गया था, तो 1956 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था,
रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। इसको तुम शॉर्ट नाम के अंदर बोल सकते हो आरसी अग्रवाल। शॉर्ट नाम में क्या बोल सकते हो इसको तुम, आरसी अग्रवाल की भी। रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा आहड़ सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले किया गया था। अब अपने उसके बाद 1961 या फिर 62 की जब बात आती है, 1961 या 62 में एचडी साकलिया व वीएन मिश्र के द्वारा किया गया। वह वीएन मिश्र के द्वारा किया गया। तो ये तो मैंने आर्य सभ्यता के उत्खनन की छोटी मोटी जानकारी आपको दे दी। अच्छा, मैं एक पूरे परफॉर्मे के अंदर आपको बताऊं कि भाई खोज किसके द्वारा की गई थी। सर आप बताओगे अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। वेरी गुड। खोज किसके द्वारा की गई, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई। मैं बात करूंगा कि यार आहड़ सभ्यता का उत्खनन किस किस के द्वारा किया गया था। तो उत्खनन के अंदर कुछ नाम आप याद रखना, जैसे कि एक नाम मैंने आपको बताया था आरसी अग्रवाल। एक नाम कौन सा बताया मैंने आपको, आरसी अग्रवाल, जिसमें पूरा नाम इसका याद रखना रतन चंद्र अग्रवाल। पूरा नाम क्या है इसका, रतन चंद्र अग्रवाल। इसके द्वारा कब की गई थी, 1956 में की गई थी। उसके बाद दो नाम मैंने आपको बताए थे। एक नाम है अपने एचडी साकलिया। एक नाम कौन सा है अपने, एचडी साकलिया। और एक नाम अपने आता है वीएन मिश्र। अच्छा, वीएन मिश्र का पूरा नाम मैंने आपको बताया था वीरेंद्रनाथ मिश्र। पूरा नाम याद रखना वीरेंद्रनाथ मिश्र। सर ये तो अपने आहड़ सभ्यता की बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी कि भाई आहड़ सभ्यता अपने कौन से जिले में स्थित है। बोला सर उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, सर अपने आयड़ और बेड़स नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन नाम कौन कौन से आहड़ सभ्यता के, एक मैंने आपको बताया आगाटपुर, एक मैंने आपको बताया आठपुर। स्थायी नाम कौन सा है, बोला सर आपने बताया धूलकोट है। अच्छा, अगला थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि भाई 1953 में सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई थी, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। उत्खनन की मैं अगर बात करूं तो 1956 में सबसे पहले आरसी अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन शुरू किया गया था। जब आरसी अग्रवाल ने कहा रहे ये लो तुम डर रहे थे एचडी साकलिया और वीएन मिश्र की, मेरे को उत्खनन नहीं करना, क्या पता वहां शाप गोर्रा मिल जाएगा, हाबू मिल जाएगा, हाबू तो हम तो नहीं कर रहे उत्खनन शुरू। तो आरसी अग्रवाल ने सबसे पहले शुरू किया था। कब शुरू किया था, 1956 के अंदर किया था, 1956 के अंदर शुरू किया था। तो बाद में आते हैं एचडी साकलिया, वीएन मिश्र के द्वारा किया गया था। ये थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है। तो ये तो सिंपली बात होगी अपने की भाई खोज कब की, उत्खनन किसने किया था, किस नदी के किनारे स्थित है। अब मैं थोड़ा सा जानकारी देता हूँ साक्ष्य की कि भाई आहड़ सभ्यता से कौन कौन से एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं। पहला जो एविडेंस प्राप्त होता है यहां से, अगर मैं साक्ष्य की बात करूं, तांबे की भट्टियां प्राप्त होती है। पहला एविडेंस कौन सा प्राप्त होता है, तांबे की भट्टियां प्राप्त होती है। सर भट्टियां क्या काम आती है, भट्टियां नहीं देखते तुम शादियों में जो लोहे की भट्टी होती है, पहले तांबे की भट्टी थी, फर्क बस इतना ही था। ताम्रपाषाण काल में तांबे की भट्टियां ही तो मिलेंगी, लोहे की भट्टियां थोड़ी मिलेंगी तुम्हें। तो सीधी सी बात है अपने तांबे की भट्टी हमें यहाँ से प्राप्त हो रही है, इसलिए ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। जब अगर किसी स्थान से तांबे की भट्टियां प्राप्त हो, इसका मतलब भट्टियां तो बहुत बड़ी होती है, आकार में बहुत विशाल होती है, उसमें कम से कम 10-20 लोगों को खाना बन जाए, काम निपट जाए। इसका मतलब जिस सभ्यता से तांबे की भट्टियां प्राप्त हो रही हैं और वो भी बहुत बड़े आकार की, इसका मतलब वहां पे तांबा बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहा है। कभी कोई आपसे पूछे कि ताम्रवर्ती नगरी किसे कहा जाता है, सिंपल सी बात है आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। कोई पूछे कि आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां से तांबा बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहा है। तो इसके नीचे एक कोष्टक में लिख लेना कि इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, नगरी भी कहा जाता है। पहला साक्ष्य क्या प्राप्त होता है भाई, अपने तांबे की भट्टियां प्राप्त हुई। अच्छा, अगला जो हमें यहाँ से प्राप्त बाट प्राप्त होता है, बाट। उसके बाद अगला साक्ष्य में यहाँ से रंगाई छपाई के उद्योग प्राप्त हो रहे हैं, रंगाई छपाई के उद्योग प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ से लाजवर्द मन के प्राप्त होते हैं, लाजवर्द मन के प्राप्त हो। थोड़ा सा ध्यान देना, पहला साक्ष्य तो मैंने आपको बताया कि तांबे की भट्टियां प्राप्त होती है, कि भाई तांबा बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है। अगला साक्ष्य मैंने आपको बताया बाट,
बाट देखते हो ना आप, कभी गांव के अंदर आपने दादा को ताकड़ी से गेहूं तोलते हुए देखा होगा, तो आप देखते हो कि पत्थर के बाट हुआ करते, 5 किलो का बाट, 10 किलो का बाट, 15 किलो का बाट, 20 किलो का बाट। पहले तो आदमियों को भी बाट से तोला करते थे, ये तो मशीनें आ गई तब बाट खत्म हो गए। लोहे के बाट भी हुआ करते, पत्थर के बाट भी हुआ करते। तो आप कहोगे सर क्या यहाँ से लोहे के बाट प्राप्त हुए थे? मैंने फिर वापस कहा, सभ्यता कौन सी पढ़ रहे हैं? ताम्रपाषाणी। जब लोहे की सभ्यता पढ़ेंगे वहां से लोहा प्राप्त होगा। अभी लोहे तक नहीं पहुंचा मनुष्य, अभी मनुष्य केवल तांबा और पत्थर के बीच में अटका हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यार यहाँ से तांबे और पत्थर के बाट प्राप्त हुए। अगला मैंने आपको बताया रंगाई छापाई उद्योग, पेंटिंग्स, कि यार दीवारों पे चित्र प्राप्त हुए, इसलिए हम लोगों ने कहा कि यार यहाँ के लोग पेंटिंग्स भी करते थे, यहाँ के लोग चित्र भी बनाते थे, यहाँ से लोग पुताई भी करते थे। तो हम लोगों ने कहा कि यार रंगाई छपाई उद्योग हमें प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा कि भाई लाजवर्द मनके प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि कोई नीला रंग का कोई मनके होते हैं, मनके तो जानते हो ना, मनके छोटे छोटे होते हैं, तो नीले रंग के होते हैं, अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। ये भी याद रखना कि लाजवर्द मनके कहाँ से मंगाए जाते थे? अपने अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे, अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे। कहां से मंगाए जाते थे? अपने अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे। उसके बाद अगला एविडेंस हमें यहाँ से प्राप्त होता है सिलबट्टा। क्या प्राप्त होता है हमें यहाँ से? सिलबट्टा प्राप्त होता है। एक मैं कहूं तो भाई 2 मुंह वाला चूल्हा प्राप्त होता है, 2 मुंह वाला चूल्हा हमें प्राप्त होता है। एक मैं बताऊं तो भाई अपने 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं, एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं। एक मैं कहूं तो भाई हमको यहाँ से कुछ फसल मिलती है, जैसे कि भाई गेहूं के साग से प्राप्त हो गए, चावल के साग से प्राप्त हो गए, ज्वार के साग से प्राप्त हो गए, ये कुछ एविडेंस प्राप्त हो। मैं कहूं कि भाई हमें यहाँ से सौ के साथ आभूषण प्राप्त होते हैं, सौ के साथ आभूषण प्राप्त होते हैं, जो कि पुनर्जन्म की जानकारी देते हैं, जो कि पुनर्जन्म की जानकारी देते हैं। पहला मैंने लिखा है सिलबट्टा। सिलबट्टा का मतलब क्या होता है? सिलबट्टा का मतलब होता है जब आप गांव जाते हो, देखा करो दादा दादी या फिर मम्मी या आज भी अपने पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर चटनी पीसते हैं, धनिया, लहसुन, लूण, मिर्ची, कांदा, टमाटर सबको एक जगह करके पत्थर से पीसते हैं, फिर रोटी के ऊपर चटनी और एक गिलास में छाछ लेके खाते हैं। अरे वाह यार क्या देसी अंदाज है अपने। तो जो पीसते हैं ना उसके ऊपर, जो तुम चटनी खाते हो ना, गाँव कहते हैं ना गाँव की चटनी बड़ी अच्छी लगती है, तो गाँव की चटनी अपने सिलबट्टे पे बनाई जाती है। वरना कई तो गांव के लोगों को ही नहीं पता। यहाँ से जब गांव से शहर में पढ़ने आते हैं उनसे पूछता हूँ कि सिलबट्टा क्या होता है? गुरुजी हम तो पहली बार नाम सुन रहे, सिलबट्टा क्या होता है? अरे मूर्खो, याद रखना सिलबट्टा का मतलब होता है चटनी जिसमें पीसते हैं। अब अलग अलग नाम होते हैं कि भाई जैसे मैं कहूँ कि भाई कहाँ जा रहा है, ये तो हो गया अपने हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं कहाँ जा रहा है। अलवर के अंदर बोलते हैं कहाँ जा रहे हो लाला। तुम थोड़ा सा शेखावटी के अंदर जाओगे तो वहां बोलते हैं कट्ठे जा रहे हो। जयपुर में बोलते हैं कि भाई कोडी जा रहे हो। मारवाड़ में अलग बोलते हैं। शब्द तो एक ही है, कहाँ जा रहा है उसका अर्थ तो एक ही निकल रहा है, बस क्षेत्र क्षेत्र में थोड़ा नाम का फर्क पड़ जाता है। उसी तरह सिलबट्टे कई जगह लोड़ी बोल देते हैं, कई जगह कुछ और बोल देते हैं ना, तो ये थोड़ा याद रखना। अगला मैंने आपको बताया कि भाई 2 मुंह वाला चूल्हा प्राप्त होता है। 2 मुंह वाले का मतलब है कि यार एक पे तो बन जाएगी रोटी और एक पे बन जाएगी सब्जी। 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं जो कि हमको सामूहिक परिवार की जानकारी देते हैं। गेहूं चावल ज्वार के साक्ष्य में यहाँ से प्राप्त होता है, और शव के साथ आभूषण प्राप्त होता है जो कि अपने पुनर्जन्म की जानकारी देते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, और बाकी बातें करेंगे हम लोग अगली क्लास में। ठीक है भाई, थैंक यू।